इंडिया में भी तो बहुत सेलिब्रिटीज फंसे हुए हैं पैनामा पेपर्स करके, जिनकी बेनामी प्रॉपर्टी है मालदीव्स में। जो राकेश झुनझुनवाला जी समझ सकते थे, हम ये नहीं कह सकते कि उनका परिवार भी वो वॉलेटिलिटी झेल पाएगा। 40,000 करोड़ की प्रॉब्लम को कम करके ले आई ये 4,000 करोड़ की प्रॉब्लम में। ऑलमोस्ट 2,900 या 3,000 करोड़ पर ईयर आप पैसा निकाल सकते हैं एज अ कैश फ्लो यूज करने के लिए। क्या फैमिली ऑफिस 10 साल के अंदर उस 24,000 करोड़ के एसआईपी इन्वेस्टमेंट को 40,000 करोड़ नहीं बना सकता? हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कोई फनी एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं, जिसका खुद का पोर्टफोलियो महज 1 करोड़ रुपए का है, मैं एडवाइस देने की कोशिश करूंगा उस विडो को जिनके पति देव ने उनके लिए छोड़े हैं 40,000 करोड़ रुपए। तो आज हम एग्जाम्पल लेते हैं मिसेस रेखा झुनझुनवाला जी का, जो वाइफ हैं लेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की, अ वेटरन इन्वेस्टर जिनकी नेटवर्थ थी $5 बिलियन से ऊपर, जो अपने टाइटन में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत फेमस हैं। तो भाई अभी उनका जो पैसा है 40,000 करोड़ रुपीस का है, जो शायद रेयर एंटरप्राइजेस का जो फैमिली ऑफिस है ना, वो हैंडल करता है। तो एंटायर एस्टेट तो फैमिली ऑफिस चला रहा है। व्हाट हैज टू, अब हमें ये देखना है कि हमें अगर पति देव इतना पैसा छोड़ के गए हैं, तब हमें सबसे पहला क्या करना चाहिए। पहली बात तो, क्या हमें टैक्स बचाने के लिए भागना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो टैक्स बचाने के लिए भागते हैं उसके बाद ये फ्रॉडी लोग आते हैं, नई नई इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं कि जी ये इन्वेस्ट कर दीजिए टैक्स बच जाएगा, ये इन्वेस्ट कर दीजिए टैक्स बच जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। सरकार का टैक्स देना ज़्यादा अच्छा है उन फ्रॉड इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि वो फ्रॉड इन्वेस्टमेंट क्या है, उल्टा रिस्की होती हैं और आपका पैसा ले जाती हैं। ऊपर से सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है जैसे ही सरकार को पता लगता है। देखा नहीं, इंडिया में भी तो बहुत सेलिब्रिटीज फंसे हुए हैं पैनामा पेपर्स करके, जिनकी बेनामी प्रॉपर्टी है मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो सारे जो सेलिब्रिटीज हैं उनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पड़ती रहती है। तो पहली बात तो, हमें टैक्स बचाने के लिए नहीं भागना अगर 40,000 करोड़ रुपए हमारे पास आ गए। दूसरी बात, कोई भी रिस्क की बेट नहीं लेनी। अब हम जब पहले से ही पैसे वाले हैं, हम और अमीर होके कहाँ जाएंगे? क्या पहाड़ तोड़ के, आसमान तोड़ के उससे ऊपर निकलोगे? वहाँ सांस कैसे लोगे? तो हमें कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी। अब उसके बाद, जो जैसे उनके हस्बैंड ने वेल्थ बनाई, क्या वो उसी बिजनेस में पैसा रहने दें? जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी का काम था वॉलेटिलिटी और सेबी के साथ चूहे बिल्ली की तरह खेलने का। ठीक है, सेबी ने भी उनके ऊपर इतने फाइन्स डाले हैं, और राकेश झुनझुनवाला तो खुद बताते हैं कि वॉलेटिलिटी में कैसे उनके शेयर्स, उनके पैसे अप डाउन होते रहते हैं। 2003 से वो बिलियनर बन गए, उसके बाद भी उन्होंने कितने अप डाउन देखे हैं मार्केट में। इसीलिए वॉलेटिलिटी जो राकेश झुनझुनवाला जी समझ सकते थे, हम ये नहीं कह सकते कि उनका परिवार भी वो वॉलेटिलिटी झेल पाएगा। क्या उनका परिवार 52% का लॉस हो जाए इन्वेस्टमेंट में, कभी मार्केट डाउन चला जाए, क्या वो झेल पाएगा? बिल्कुल नहीं। हर किसी के बस की नहीं होता, मेंटल मॉडल ही अलग होता है इन्वेस्टर्स का जो वॉलेटिलिटी के साथ खेलते हैं। अब क्या है, फैमिली ऑफिस भी वर्कआउट कर सकता है अच्छे से अगर वो सेम चीज कर पाए जो राकेश झुनझुनवाला जी करते थे। पर क्या सच में आप ये भरोसा करेंगे कि राकेश झुनझुनवाला जैसा, मतलब 10 करोड़ में एक जना, 100 करोड़ में एक जना पैदा हुआ था, तो वैसा आदमी तुम्हारा कोई फैमिली ऑफिस संभाल रहा होगा? ऐसा आदमी आपने ढूंढ लिया? बिल्कुल नहीं। तो भाई फैमिली ऑफिस के पीछे आप ये नहीं कर सकते कि वो भी वही काम करेंगे जो राकेश झुनझुनवाला सिखा के गए हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला वॉज अ वॉलेटाइल ट्रेडर एंड वॉलेटाइल इन्वेस्टर। इसीलिए हमें कोशिश करनी है सबसे पहले अपने वेल्थ प्रिजर्वेशन के ऊपर।
तो मेरे पास ये कुछ रिकमेंडेशन है। अगर आप विडो हैं और आपके पास 40,000 करोड़ रुपए एकदम से आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, तो आपको आइडिया सिंपल लेना है। अपनी एंटायर इन्वेस्टमेंट को धीरे 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 हटा के पैसिव इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में डालना है। अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को जितना हो सके 40,000 करोड़ को कन्वर्ट करना है पैसिव इन्वेस्टमेंट, जो कि धीरे 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 बढ़ती रहेगी। पैसिवली तुम इन्वेस्ट करते रहोगे एसआईपी के द्वारा कैसे भी। और उसके बाद फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट, जो आपको पता है बिल्कुल भी वोलेटाइल नहीं होगा, जैसे कि ये 10 ईयर ट्रेजरी होते हैं ना वेरियस अदर कंट्रीज के, यूएस डॉलर का 10 ईयर ट्रेजरी, उसके बाद इंडिया का 10 ईयर ट्रेजरी, स्विट्जरलैंड का 10 ईयर ट्रेजरी होगा तो वहाँ पे, ठीक है, जो आपको फिक्स्ड रिटर्न देंगे और जिनके रिटर्न पर आप भरोसा कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है। अब इसके लिए पॉजिटिव यू डोंट हैव टू डील विद। अब इसमें पॉजिटिव क्या है, इसमें क्या है, जैसे ही आपका फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट और पैसिव इन्वेस्टमेंट में पैसा जाएगा ना, आपको तो पहली बात इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इतना नहीं पता, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सारा पैसा पैसिव इन्वेस्टमेंट या उसमें है तो कोई भी ग्लोबल न्यूज़ आ गई, अरे हवा मच गया, अब क्या होगा, अब मार्केट क्रैश हो जाएगा, अब मार्केट ऊपर चला जाएगा, आपको कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपका तो पैसा पैसिवली इन्वेस्ट है और फिक्स इंस्ट्रूमेंट में है, कोई वॉलेटिलिटी नहीं देखनी। उसके बाद नो चेजिंग, कोई ग्लोबल ग्रोथ सिनेरियोस चेज नहीं करने, कोई आपको एआई थीम के पीछे नहीं भागना। नेगेटिव इसमें इतना होगा कि आप जब इन्वेस्टमेंट से निकलेंगे आपको कुछ टैक्सेस पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, पर क्या आप 10% टैक्स नहीं पे कर सकते? ठीक है, आपका ओवरऑल पैसा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में फिक्स्ड जगह पर फिक्स रहेगा, वो आपको लगातार पैसे देता रहेगा, और वो भी कम पैसे नहीं, 4,000 करोड़ रुपए ईयरली देगा। 3 से 4,000 करोड़ रुपए आपका पैसिव और क्या बोलते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट्स। तो आपको क्या चिंता है? 40,000 करोड़ रुपए से आपके 4,000 करोड़ रुपए आएंगे, कहाँ इन्वेस्ट कर दोगे? उस 4,000 रुपए को कहाँ खा जाओगे? इसीलिए सरकार का तो टैक्स बचाने हमें बिल्कुल नहीं भागना, सरकार का टैक्स हमें पूरा पे करना है, क्योंकि एटलीस्ट सरकार का टैक्स पे करेंगे तो हमें रहेगा हमारा पैसा जो भी टैक्स के बाद आया वो सब सेफ है, उसके पीछे सरकार खड़ी है, इंडियन गवर्नमेंट। हाँ, पहली बात, आपकी प्रॉब्लम थी शुरुआत में 40,000 करोड़ रुपए की, इस 40,000 करोड़ को मैं कैसे मैनेज करूं? आपका काम है कि 40,000 करोड़ की प्रॉब्लम को कम करके ले आइए 3-4 हजार करोड़ की प्रॉब्लम में। ठीक है, जैसे ही आपका पैसा फिक्स इंस्ट्रूमेंट में लग जाएगा ना, तो फिक्स इंस्ट्रूमेंट आपको देंगे ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10% का रिटर्न आएगा आपके पास। ठीक है, जो पैसिव इन्वेस्टमेंट और फिक्स इंस्ट्रूमेंट से, तब आपके पास टोटल पैसा हो आएगा साल का, ईयरली 3 से 4,000 करोड़ रुपए का। आपकी प्रॉब्लम अब घट के आ गई 3 से 4,000 करोड़ रुपए, और आपका पूरा पैसा हो गया एब्सोल्युटली सेफ। आपकी अगली 10 जनरेशन बैठी बैठी खाएंगी अब। ठीक है, नहीं तो आप अगर वॉलेटाइल सिचुएशन में डाल देंगे, फैमिली ऑफिस वालों को कह देंगे कि भाई हमारा पैसा वैसे ही ग्रो करो जैसे राकेश झुनझुनवाला जी करते थे, वो तो आपको बेच खाएंगे। वॉलेटिलिटी संभालना, और वो भी दूसरे के पैसे की किसी के बस की नहीं होता। इसीलिए हमारा पहला काम है हमारी 40,000 करोड़ की प्रॉब्लम को नीचे लेके आना 3 से 4,000 करोड़ की। 3 से 4,000 करोड़ रुपए जो आपकी 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट में डली हुई है उस पर आएंगे ना, वो 4,000 करोड़ रुपए भले ही आप अपने फैमिली ऑफिस को दे दो कि भाई साहब आप इसको मैनेज कर लीजिए। ठीक है, और मैं एक चीज़ बताऊं, 4,000 करोड़ रुपए ईयरली जो आ रहे हैं उसको मैनेज करना भी ना, कि बड़े बड़े ऑफिस के लिए, अमेरिका में भी बिलियनियर्स हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, हर किसी के बस की नहीं होता इतना पैसा मैनेज करना। ठीक है, 4,000 करोड़ रुपए भी बहुत है भाई, तुम पहले 4,000 करोड़ को मैनेज करो, मैं सीधा 40,000 करोड़ रुपए नहीं दूंगी तुम्हें मैनेज करने के लिए, तुम तो इसको उड़ा दोगे, इसको तो फ्री मनी सोच के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दोगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला काम है डाउनग्रेड करना अपनी प्रॉब्लम को।
40,000 करोड़ की प्रॉब्लम ले आए हम 4,000 करोड़ पे। और अगर उनको राकेश झुनझुनवाला जी के साथ रह के उन्होंने कुछ सीखा है ना फैमिली ऑफिस वालों ने, तो वो उनको 40,000 करोड़ देने की क्या जरूरत है। तुम 4,000 करोड़ से शुरू करो। जो तुमने मेरे पति देव से सीखा है वो तुम 4,000 करोड़ से करके दिखाओ, ठीक है। 40,000 करोड़ मेरे सेफ रहेंगे, ये कह के उनको 4,000 करोड़ रुपए दो और कहो लाओ करो मैनेज। अब आपका मेन आइडिया होना चाहिए कैपिटल प्रिजर्वेशन का, क्योंकि आपके पास हैं 40,000 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके बाद फॉरगेट अबाउट इट कि भाई आपको पैसा ग्रो करना है। अब ग्रो करने का तो सोचना ही नहीं चाहिए, ग्रो करने का दिमाग में ही नहीं आना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंशन अगले 5 से 10 साल में तो बिल्कुल नहीं। अपने बच्चों के लिए बचा के रखो, और क्या है अपनी बच्चों के लिए, अगली जनरेशन्स के लिए। और बच्चों के पास भी जब 30 साल के हो जाए ना, थोड़ा बहुत दिमाग में बुद्धि आ जाए, तब धीरे 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 उनको दो कि भाई इसको मैनेज करो, नए बिजनेसेस स्टार्ट करो, या फिर फिलैंथ्रोपी करनी है, इंडिया में डेवलपमेंट लानी है, वो करो इस पैसे से, ठीक है। पर जब 30 साल के हो जाए, मैच्योर दिमाग हो जाए, उसके बाद आता है हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट। अच्छा, अब हम शुरू कैसे करेंगे। अब हमें धीरे धीरे डीएस्केलेट करना है इन पोजीशन से। ये कैसे होगा, ये पहले होगा कि क्या है, स्मॉल कैप और मिड कैप से धीरे धीरे निकलते जाइए। और धीरे धीरे हमें इसलिए निकलना है क्योंकि मार्केट में ब्लीड आउट होगा। जैसे ही मार्केट को पता चलेगा रेखा झुनझुनवाला जी या जैसी कोई बड़ी रईस शख्सियत अपना पैसा निकाल रही हैं, तो आपको धीरे धीरे निकालना है मार्केट से पैसा। सबसे पहले स्मॉल कैप और मिड कैप से, ठीक है। स्मॉल कैप मिड कैप होंगे अराउंड 20,000 करोड़ रुपीस के, तो आप उनसे पैसा धीरे धीरे निकाल लेंगी। अब बचेगा सिर्फ किसमें से बचेगा, ब्लू चिप में। देन व्हेन वी आर आउट ऑफ दिस, अब क्या है, अब हमें 20,000 करोड़ रुपए निकाल लिए, बाकी 20,000 करोड़ रुपए हमारे ब्लू चिप्स में बचे, ब्लू चिप स्टॉक्स में, जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं टाइटन जैसी, ठीक है। अब हमारा काम रहेगा इस 20,000 करोड़ रुपए को सबसे पहले तो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट ढूंढ के उनमें इन्वेस्ट करना। फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट क्या है, जैसे इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के लिए हमारे लिए फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट हो गए इंडिया की 10 ईयर ट्रेजरी। ये हमें तो जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स को दिखता है ETF के तौर पर गिल्ट 20 करके, ठीक है। उस ट्रेजरी में आप इन्वेस्ट करेंगे, वो ट्रेजरी आपको देगी 6 से 6.5%, इससे फालतू नहीं देगी, ठीक है। पर आपके लिए 20,000 करोड़ रुपए वो सेफ हो जाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट उसके पीछे खड़ी रहेगी, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन को, तो इन्फ्लेशन है 5 से 6%, इन्फ्लेशन को तो वो पैसा बीट करता जाएगा। और क्या है, आपको पहली बात तो इन्फ्लेशन से अभी लड़ाई करनी ही नहीं है, आपको है अपना पैसा सेफ करना। वो पैसा सेफ हो जाएगा 20,000 करोड़ का, तो आपको 80% पैसा डालना है उसमें, जिसमें इंडिया की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड। उसके बाद भले ही उसमें से 10% आप भेज दीजिए यूएसए में, जो आपको दे रहा है 4 से 5%, अभी 5% यील्ड चल रही है क्योंकि यूएसए इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री। और 10% भेज दीजिए आप स्विट्ज़रलैंड में, कोई अगर ट्रेजरी यील्ड होगी ना स्विट्ज़रलैंड की, उसमें, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का पैसा क्या है, डाउनग्रेड नहीं होता। स्विट्ज़रलैंड का पैसा उतना ही रहता है या ऊपर ही जाता है। इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ये कह सकते हैं, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड में आप भेज सकते हैं 10%, तो आपका 80% हो गया इंडियन ट्रेजरी में, 10% हो गया स्विट्ज़रलैंड में, और 10% हो गया यूएसए की ट्रेजरी यील्ड में। अब आते हैं हम बाकी पैसे का क्या करना है। तो भाई ब्लू चिप में पैसा है हमारे, ठीक है। वंस दिस मनी इज सिक्योर वी कम, हाँ, जब वो पैसा सिक्योर हो गया 20,000 करोड़ रुपए, अब हमारी प्रॉब्लम हुई अगले 20,000 करोड़ की। पहली बात तो हमें क्या करना है, हमें पता है हमारा टोटल कैपिटल है हमारे पास 40,000 करोड़ का। हम पहली बात क्या करेंगे, 40,000 करोड़ में से का 10% निकालेंगे, दैट इज 4,000 करोड़ रुपीज़। हम अपने ब्लू चिप में जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसमें से 4,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हम सेव कर लेंगे, ठीक है। इस 4,000 करोड़ रुपए में से हमें नहीं निकलना, ठीक है। जो राकेश झुनझुनवाला जी करके गए 10% उसका वैसे का वैसा ही रहने दो, पर बाकी 16,000 करोड़ रुपए बचे, उसमें से हम धीरे 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 निकल जाएंगे। और वो निकलने के बाद हमारा काम रहेगा, क्योंकि हमें पता है हम राकेश झुनझुनवाला जी की तरह मैनेज नहीं कर सकते पैसे,
हमारा काम रहेगा रिमेनिंग 16,000 करोड़ रुपीस जो हमने निकाले उसको एक तरह से एक वाइड इंडेक्स में डालना, खूब सारी कंपनीज में डालना इंडिया की, और वो भी उन कंपनीज में जो लिक्विड हों। तो लिक्विडिटी ढूंढने के लिए हम जाएंगे स्टॉक मार्केट में ही आएंगे वापस। हम किसी ऐरे गहरे में नहीं, प्राइवेट इक्विटी वालों के पास नहीं जाएंगे कि भाई डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्राइवेट इक्विटी क्या है, लिक्विड नहीं होती, वो लिक्विडिटी के लिए भाग रहे हैं। हम तू उन्हें पैसा दें लिक्विडिटी, हमें तो लिक्विडिटी चाहिए। इसीलिए हम अपना खुद का इंडेक्स बनाएंगे, क्योंकि 16,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं खुद का इंडेक्स बनाने के लिए। सबसे पहली बात हम देखेंगे निफ्टी 1000 स्टॉक, और उसमें हम खुद का इंडेक्स बनाएंगे इक्वल वेटेड इंडेक्स। ठीक है, अब इक्वल वेटेड इंडेक्स मतलब निफ्टी 1000 स्टॉक अपने जो 16,000 करोड़ रुपए हैं उसका 0.1% एक एक स्टॉक में बने डलेगा। ठीक है, इसको कहते हैं इक्वल वेटेड इंडेक्स। तो क्या है, हमारा किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में 0.1% ऑफ आर 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं होगा। इससे हमें क्या फ़ायदा है, इससे हमें फ़ायदा है हम वेल डाइवर्सिफाइड रहेंगे। उसके बाद जो बाकी नॉर्मल इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड्स होते हैं ना, वो हर 3 महीने में चर्निंग करते हैं, पर बिल्कुल नहीं। हमें अगर चर्निंग भी करनी है अपने पोर्टफोलियो में कि उसको इक्वल वेटेड को संभालना है, तो हम ईयरली 1 साल में या तकरीबन 2 साल में चर्निंग करेंगे। इससे क्या है, जो हमारे स्टॉक्स को होता है ना, स्टॉक्स में रैली आती है कि 1 साल में रैली आ गई, 1 साल ऊपर चला गया, ठीक है, साल 2 साल की रैली हम कवर कर पाएँ। इसलिए अपने इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड में हम उसको रीबैलेंसिंग करेंगे 1 से 2 साल के अंदर। अब क्या है, मंथली रीबैलेंसिंग करेंगे, चार्ज ज़्यादा लगेंगे, और 1 साल में रीबैलेंसिंग करेंगे, हम अपने पोर्टफोलियो को बढ़ने का मौका देंगे। अब क्या है, अब हमें ये देखना है कि हमारी अब करंट इनकम क्या है, कितना पैसा कमा रहे हैं हम। अगर हमने टोटल पैसा अपना सेव कर दिया, क्योंकि निफ्टी 500 की आप मूवमेंट देखेंगे ना, बहुत कम बार गिरता बढ़ता है स्टॉक। मतलब पूरा जो पोर्टफोलियो होता है निफ्टी 500 का, उसकी वॉलेटिलिटी बहुत कम है। बाजार में भी शायद 20 to 22% गिरा होगा जब कोरोना का फॉल आया था। ठीक है, तो इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड का इतना फ़ायदा होता है। ये जो बड़े बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक है ना, कि जोमेटो भी निफ्टी 50 में आ गया, वो जब गिरता है तो निफ्टी 500 को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमारा काम रहे, अभी हमारा काम है देखने का हमने कितना पैसा बचा लिया, कितनी वॉलेटिलिटी से बच गए। ठीक है, सबसे पहली बात तो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट दे रहा है हमें 5%, महज 5% मान लेते हैं। तो 5% का मतलब 20,000 करोड़ रुपए हमारे फिक्स इंस्ट्रूमेंट में हैं, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका और इंडिया में। तो हमें उससे मिल रहे हैं 5%, का मतलब हो गया कितना, 1,000 करोड़ रुपीज़। 1,000 करोड़ रुपीज़ आ रहा है हमारा फिक्स इंस्ट्रूमेंट से, जो पैसा हमारा गिरता नहीं है, जो पैसा हमारा साइड में रहेगा और बढ़ता रहेगा 1,000 करोड़ रुपए से। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लू चिप। ब्लू चिप जो हमारा 4,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड था, जो हमने राकेश झुंझुनवाला जी जैसे इन्वेस्ट करके गए थे वैसे ही छोड़ दिया, तो उसमें हमें डिविडेंड मिलेगा। 2 से 2.5% का डिविडेंड होगा, तो वो भी डिविडेंड मिलके हो जाएगा हमारा 100 करोड़ रुपए साल का। 100 करोड़ रुपए डिविडेंड उससे आएगा। उसके बाद निफ्टी 1000 का इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो बनाया था हमने, तो उसमें कम से कम 1% तो डिविडेंड आ रहा होगा ईयरली। तो वो 1% डिविडेंड भी हमें देगा 16,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड। तो उसमें लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए डिविडेंड आएगा निफ्टी 1000 इंडेक्स से। अब हमें देखना है हमारी टोटल इनकम कितनी हुई। फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट से हुई 1,000 करोड़, डिविडेंड से हुई 100 करोड़ हुई 4,000 करोड़ वाले से, और 200 करोड़ हुई हमारे निफ्टी 1000 से, जो 16,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। निफ्टी 1000 इंडेक्स है, एक बढ़ता भी 10% बढ़ेगा साल का। ठीक है, उसमें से आप 10% पैसा हर साल निकाल लो। ठीक है, जिस साल भी बढ़ा 10% पैसा निकाल लिया, 10% 10% पैसा करके निकाल लिया। उसके बाद आपके पास अगर देखो 16,000 करोड़ प्लस 300-400 करोड़ डिविडेंड का, उसके बाद 1000 करोड़ आपका फिक्स इंस्ट्रूमेंट का,
तो ऑलमोस्ट 2900 या 3000 करोड़ पर ईयर आप पैसा निकाल सकते हैं एज अ कैश फ्लो यूज करने के लिए। अब देखिए, आपके 40,000 करोड़ रुपए से आपके पास एक तरह से कैश फ्लो बन गया 3,000 करोड़ का पर ईयर। अब आपको देखना है कि आप इस 3,000 करोड़ का क्या करेंगे। इस 3,000 करोड़ में से आपके जो एक्सपेंसेस होंगे, मान लीजिए कोई भी एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे? 500 करोड़। ठीक है, 1,000 करोड़ चैरिटेबल एक्सपेंसेस भी डाल दिए कि भाई चैरिटी करनी है, ये फलाना करना है, ढिमाका करना है, तो चैरिटी के लिए भी दोगे 1,000 करोड़। उसके बाद 2,000 करोड़ रुपए बचे। बाकी 2,000 करोड़ रुपए आप अपने फैमिली ऑफिस के बिजनेस को बार बार दे सकते हैं, हर साल SIP के तौर पर, कि भाई तुम 40,000 करोड़ रुपए मैनेज करने वाले थे, पहले तुम 4,000 करोड़ रुपए दे रखे हैं मैंने, 2,000 करोड़ रुपए हर साल दूंगी मैं। ठीक है, इसको मैनेज करो। ठीक है, अब हमारा काम है, एक तरह से हम SIP कर रहे हैं 2,000 करोड़ रुपए की ईच ईयर। अब हम फैमिली ऑफिस को देखेंगे कि भाई अब मैं हूं वॉलेटाइल फ्री, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इन्वेस्ट करूंगी अपने फैमिली ऑफिस वालों के साथ ही कितने 2,000 करोड़ हर साल के और 4,000 करोड़ पहले। तो मतलब एंड ऑफ 10 ईयर मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी फैमिली ऑफिस में 24,000 करोड़ रुपए की। अब फैमिली ऑफिस का काम है, क्या फैमिली ऑफिस 10 साल के अंदर उस 24,000 करोड़ के SIP इन्वेस्टमेंट को 40,000 करोड़ नहीं बना सकता? हाँ, ऑब्वियसली बना सकता है। तो फैमिली ऑफिस उतने ही पैसे जितने अभी राकेश झुनझुनवाला जी मैडम के पास हैं, वो पैसे उतने ही बना देगा अगले 10 साल में। कोई वॉलेटिलिटी का सामना करा? बिल्कुल नहीं। 40,000 करोड़ रुपए अपने सेफ हो गए, उसके बाद 40,000 करोड़ रुपए नए आ गए फैमिली ऑफिस में। अब फैमिली ऑफिस वालों को कहो भाई इसको ग्रो करते रहो, आपका प्रिंसिपल, मेन जो प्रिंसिपल होता है ना, वो प्रोटेक्टेड रहेगा। उससे आप प्रिंसिपल से सिर्फ फिक्स इंस्ट्रूमेंट वाला खा रहे हैं, 1,000 करोड़ रुपए तो खाए भी नहीं जाते। उसके बाद फैमिली ऑफिस भी जब 40,000 करोड़ से ऊपर हो जाए अगले 10 साल के अंदर, क्योंकि हमें क्या है, हमें डेकेड लॉन्ग रिटर्न्स देखने हैं, तब हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। इसीलिए तो क्या है, हमें एंटायर अपकमिंग जनरेशन के लिए, अगले 10 जनरेशन के लिए भी पैसा ऐसे इकट्ठा करना होता है। और अगर पैसा आ चुका है तब हमें ग्रोथ के पीछे नहीं भागना, तब हमें बस स्टेइंग देयर, स्टेइंग पावर के पीछे भागना है कि अगर हम वहीं खड़े रहें। और 10 साल के अंदर जैसी स्टेइंग पावर आती है, और अगर फैमिली ऑफिस वालों के बस की वाकई में है राकेश झुनझुनवाला जी की तरह ग्रो करना, तो वो उसी 40,000 करोड़ को जो इकट्ठा हुए होंगे, उसी को वो 4 लाख करोड़ या 40 लाख करोड़ तक लेके चले जाएंगे अगले 50 सालों में। और वो पैसा ही इंडिया के लिए और रेयर एंटरप्राइजेस के लिए बहुत होगा। तो ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, अपना लंप सम होता है ना पैसा जो एकदम से मिलता है, उसको दूसरों की नज़र से बचा के, और क्या है, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में सारा पैसा ना डाल के कि भाई एक आदमी को दे दिया, भाई तू मैनेज कर मेरा पैसा, और वो क्या पता बंटा धार कर दे। क्योंकि लोग बाग क्या हैं, आपको मैं बताऊं, लोग बाग अपने कमीशन के चक्कर में किसी को फूटी कौड़ी भी बेचने के लिए तैयार हैं। ये कैसे? आप अगर देखेंगे, लोग बाग जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, वो किसी नए कस्टमर को चिंदी लगाने के लिए वो क्या करते हैं, वो 1 करोड़ का घर बेचने के लिए तैयार होते हैं जो टूटा फूटा होता है, सिर्फ अपने 1 लाख रुपए के कमीशन के लिए। तो कोई नहीं सोचता दूसरे का भला करना। इसीलिए हमारा खुद का काम है अपने कैपिटल प्रिजर्वेशन का। तो मैं इसीलिए कहूँगा लास्ट में कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले, गवर्नमेंट से टैक्सेस बचाने के लिए ना भागिए। दूसरी चीज़, नेवर रन फॉर हाई रिस्क हाई रिटर्न, क्योंकि जब पहला ही पैसे आपके पास 40,000 करोड़ रुपए हो गए, क्या ज़रूरत है हाई रिस्क हाई रिटर्न के पीछे भागने का। और तीसरी चीज़, अभी के लिए इन्फ्लेशन से लड़ना भूल जाइए। ठीक है, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट आपको इन्फ्लेशन से बचा देगा जितना बचाना है। और उसके बाद पहला काम होना चाहिए कंसोलिडेट करने का अपना एम्पायर। जब हमारा किंग चला जाता है ना,
सबसे पहले रानी का काम होता है कंसोलिडेट करने का, सारी चीज़ बचाने का, ठीक है, अपनी वॉल्स देखने का कि भाई दूसरी आर्मी ना आ जाए, अपनी मोट बिल्डअप करने का, उसमें मगरमच्छ छोड़ने का, ठीक है। इसीलिए मैं कहूँगा आपका काम है कंसोलिडेशन का, पहले 10 साल तो, उसके बाद जब पैसा बढ़ जाए उसके बाद भगवान भरोसे और क्या है अपना चलता रहेगा, क्योंकि आपके पास तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट जो क्या बोलते हैं जो पतिदेव छोड़ के गए हैं वो तो रहेगी अगले 10 साल 20 साल अगले 100 साल तक, उसको तो कोई हाथ नहीं लगा रहा। मैं बहुत तरह की कैलकुलेशंस करता हूँ। ऐसे ही अगर आपको जानना है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिस्क फ्री रिटर्न कैसे निकाला जाता है तो मेरी ये वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।